हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ केएनस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। चलो सबसे पहले लिखते हैं हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का हमारा नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, इससे पहले हमने सारा बायोलॉजी जो लिविंग वर्ल्ड था वो हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम हर एनिमल्स को, हर प्लांट्स को, हर जितनी भी बैक्टीरिया हैं या फंगाई हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में उनको हम कैटेगराइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्लेसिंग in a right pattern or class। ठीक है, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं उनको एक सही तरीके से सही कैटेगराइज हमको करना है। ठीक है, कैटेगराइज तो हमारा हो गया था, लेकिन जो आज हम करने वाले हैं, आज हम उसमें सीखने वाले हैं कि सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया था उसमें हर किसी साइंटिस्ट ने अपने अपने क्या क्या व्यूज़ दिए थे, क्या क्या थ्योरीज आई थी। ठीक है, या जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले जिस टाइम पे ह्यूमंस का इवोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा साइंस जो है वो इवॉल्व नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या था, जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने हिसाब से प्लांट को और एनिमल को एक कैटेगरी में रख दिया। उन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज करा, on the basis of food, shelter and clothing। यानी उन्होंने प्लांट्स को ऐसे कैटेगराइज करा कि भाई जिससे फूड मिल रहा है उस प्लांट को एक कैटेगरी में रखते हैं, जिससे हमें आवास मिलता है या रहने की जगह, ये जो शेल्टर मिल रहा है उसको एक जगह रखते हैं, और जिससे हमें क्लोथिंग मिल रही है उनको हम एक उसमें रखते हैं। तो ये कोई बहुत साइंटिफिक वे नहीं था क्लासिफिकेशन करने का, तो इसको क्या बोला गया, नो या नॉन साइंटिफिक। ठीक है, इसमें बहुत कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस जैसा देखा कि रोटी कपड़ा मकान के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था, फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द एरिस्टोटल। फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया था वो भी साइंटिफिक बेसिस पे, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस थे जो इसमें रखे गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक पैरामीटर्स। और इसको सबसे पहले दिया था बाय एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, इन्होंने क्या करा, प्लांट्स को और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा। प्लांट्स को अलग कैटेगरी में डाला जिसको इन्होंने नाम दिया प्लांटे, और दूसरी कैटेगरी बनाई इन्होंने एनिमेलिया।
जिसमें इन्होंने इसको रखा एनिमल्स को, ठीक है। अब प्लांट्स को भी इन्होंने फर्दर डिवाइडेड करा 3 पार्ट्स में, हर्ब, श्रब एंड ट्री। यानी ये जो क्लासिफिकेशन था, अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया था। मॉर्फोलॉजी का मतलब होगा जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, तो उनके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, कोई भी प्लांट देखा कि भाई ये तो सारे प्लांट एक जैसे लग रहे हैं, तो उनको प्लांट कैटेगरी में डाल दिया। अगर उन्होंने एनिमल के फिजिकल अपीयरेंस को देखा तो उनको एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था। अब फर्दर डिवाइडेड करा प्लांट्स को 3 कैटेगरी में। प्लांटे को सबसे पहले जो बहुत छोटे हर्ब लाइक स्ट्रक्चर थे, हर्ब में डाल दिया। जो से थोड़ा बड़ा था, थोड़े झाड़ियों जैसे पेड़ थे, उनको श्रब में डाल दिया। और जो बहुत वुडी प्लांट थे, जो बड़े बड़े प्लांट थे, उनको उन्होंने ट्री में डाल दिया। अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड करा। पहला जिसमें प्रेजेंट थी आरबीसी, ठीक है, यानी जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट थी उसमें रखा। और एक ऐसा दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें एब्सेंट थी आरबीसी, ठीक है। तो भाई आरबीसी के तो प्रेजेंट होने के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिमिलर हो सकते हैं, मतलब जिनमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी, इन्होंने नाम दिया इसको इनेमा, ठीक है, इनेमा नाम दिया इन्होंने। दूसरा जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी, इन्होंने नाम दिया इसका एनाइमा, ए फॉर एब्सेंस। यानी जिनमें आरबीसी एब्सेंट है उनको एनाइमा, और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उसको इनेमा। तो भाई ये तो एक बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर हम एनिमल्स को ले लें तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं हमारे, जैसे कॉर्डेटा हो गए, या बहुत अगर दूसरे फाइलम की बात करें तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ब्लड जो है वो रेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन नहीं था। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं, फर्दर आते हैं दूसरे पे हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो किंगडम वर्ड यूज करा गया था, या किंगडम जो सबसे पहले आया था, दैट वर्ड कम फ्रॉम द कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। और इन्होंने ही सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, या सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो दिया। अब इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा, इन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर रख दिए कि भाई हमको जो है और थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है कि प्लांटे और एनिमल का अच्छे से नहीं हम कैटेगराइज कर पाए। तो इन्होंने क्या बोला कि हम थोड़ा सा एक निमोनिक्स बना लेते, CPMT एंड RE, ठीक है, इससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। CPMT में क्या करना था, इन्होंने जो देखा सबसे पहले C फॉर सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, या फिर वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। क्या क्या इसमें, यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा P की बात हम करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं, इसमें बेसिकली मैंने पहले भी बात करी थी, हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात हो चुकी है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हम इवोल्यूशन देखते हैं, एक्चुअली हमारा ओरिजिन हुआ कहाँ से था, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में अगर ये प्लांट्स है पर्टिकुलर, तो ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। एनिमल है तो एनिमल का ओरिजिन कहाँ से आया, ये हमको इसमें देखना था, जो कि बहुत बढ़िया पैरामीटर था, ठीक है।
उसके बाद आ गया हमारा, ठीक है, और फोर्थ टी हो गया मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी हो गया। उसके बाद थैलस स्ट्रक्चर हो गया। थैलस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर क्या होता है कि जो प्लांट्स है, सबसे पहले जो प्लांट्स था वो एल्गे था, ठीक है, तो एल्गे का जो बॉडी है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। तो थैलस स्ट्रक्चर में हमें देखना क्या होता है, हमें ये देखना है कि जो हमारा एनिमल्स है या प्लांट है वो ऑर्गन का बना है, सेल का है, टिश्यू का है, या पूरा एक वो इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम है। यानी ये सिर्फ एक सेल से बना है, टिश्यू से बना है, या फिर वो एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। क्लियर है? तो बच्चों, और उसके बाद लास्ट हमारा रहता है रिप्रोडक्शन। चलो रिप्रोडक्शन को मैं यही लिख देती हूँ 5th में, ठीक है। रिप्रोडक्शन में इन्होंने क्या देखना है, रिप्रोडक्शन में देखना है कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर? इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ जाना, ये रिप्रोडक्शन है। क्लियर है? तो जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करा, लेकिन उसके साथ साथ भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे हैं, मॉर्फोलॉजी कैसे हैं, और या फिर उसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गन कैसे, ऑर्गन सिस्टम का बना है वो एनिमल, ठीक है। और उसके बाद लास्टली देखा है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअली हो रहा है या फिर एसेक्सुअली हो रहा है। क्लियर? अगर हम बात करें कैरोलस लिनियस का, तो ये हमारा हो गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें इन्होंने और क्या देखा, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट किसको करा? डिफरेंशिएट करा एनिमल्स को और प्लांट्स को। कुछ पैरामीटर्स लिए जिनके बीच में इनको डिफरेंशिएट करा, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। इनमें सबसे पहले भी देखा लोकोमोशन। लोकोमोशन एक पैरामीटर लिया, इसमें देखते हैं हम लोकोमोशन पैरामीटर लेते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो एनिमल तो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि प्लांट जो है वो लोकोमोट या मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब होता है कि जो उनका जो ब्रेन है या जो सेल्यूलर सिस्टम है या जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से ग्रो होता है, और वो अगर एनवायरमेंटल कुछ होता है या कोई और इंसिडेंट्स होता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे और बहुत सारे पैरामीटर्स देखे, तो इसमें उन्होंने क्या, इसमें हमें बहुत सारे ड्रॉबैक देखने के लिए, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं कि सेकंड क्लासिफिकेशन के क्या क्या ड्रॉबैक थे, ठीक है। चलो देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे और एनिमेलिया दोनों को रखा, लेकिन क्या डिफरेंशिएट नहीं करा। सपोज करो प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे में जितने भी एल्गे थे, एल्गे हैं, बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया, कैलामाइडोमोनास, ठीक है, फंगाई। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सबको जो है सिर्फ एक सेल्यूलर बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे इनमें इन्होंने रखा। हाँ, जो एक पैरामीटर था हमारा सेल वॉल, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ सेल वॉल के बेसिस पे। तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट्स में सेल वॉल होता है।
ठीक है। तो जो सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने करा था। उसके बाद प्लांटे में सारे यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सबको एक जगह रख दिया। ऐसे ही एनिमेलिया में भी इन्होंने मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर सबको एक जगह रख दिया। सपोज करो एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, स्पंज है, प्रोटोजोआ है, तो इन्होंने जो सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इन्होंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करा बिटवीन मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, सबको एक जगह रख दिया, ठीक है। तो पहला क्या था इनका, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नोट डिफरेंशिएट यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, सपोज करो एग्जाम्पल के बेस में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कैलामाइडोमोनास जो है एक यूनिसेल्यूलर प्लांट है, ठीक है। और अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर की तो वो है स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, जो बहुत ही मतलब ज़रूरी था कि इन्होंने किसी भी एनिमल्स को या प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं करा कि वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। दूसरा, नोट डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो आप अच्छे से अवेयर होंगे, अगर नहीं भी चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन के बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े नहीं होते, ठीक है, अच्छे से उनको दिखाई नहीं देते, जो न्यूक्लियर है वो अच्छे से सीन नहीं होता। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और उसमें न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर अच्छे से सीन नहीं होता, नहीं दिखाई देता और सेल ऑर्गेनेलीज बाउंड नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ही जितने भी बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया की बात करें या फंगाई की बात करें, ठीक है, फंगाई जो है यूकैरियोट्स में है। फंगाई हमारे यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी आर की बैक्टीरिया हैं, आर की बैक्टीरिया हो गए या यू बैक्टीरिया हो गए, तो इनको अच्छे से जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। उसके बाद जो तीसरा था नोट डिफरेंशिएट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, किस तरह से वो ऑटोट्रोफ हैं या हेट्रोट्रोफ हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं कहा था कि हम इसको इस कैटेगरी में रख देते हैं या फिर यूनिसेल्यूलर को इस कैटेगरी में रख देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रोफिक प्लांट ऐसे होंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, मेनली फोटोसिंथेटिक होंगे। दूसरे होंगे हेट्रोट्रोफिक ऐसे प्लांट होते हैं जो मेनली दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो इनमें भी सपोज करो एल्गे था, एल्गे में बहुत सारे ग्रीन प्लांट हैं, ग्रीन एल्गे हो गया, और फंगाई क्या होता है, फंगाई हेट्रोट्रोफ है। तो इसमें कोई क्लियरली इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट यहीं पे लिख देती हूँ, लास्ट, सेल ऑर्गेनाइजेशन या जो सेल्यूलर लेवल था या सेल ऑर्गेनाइजेशन था वो नहीं बताया गया। सपोज करो जो प्लांट का जो सेल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, फंगाई का जो सेल होता है वो काइटिन का बना होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स का सेल वॉल
सेल्यूलोज का बना होता है। और अगर हम बात करें फंगाई की, तो फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। क्लियर है? तो भाई ये कुछ ड्रॉबैक थी जो हमारे सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की थी। इसमें थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके प्लांटे हो गए, एनिमेलिया हो गया। इसको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी मतलब सेल वॉल के बेसिस पे डिफाइन करेगा। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, जिसमें सेल वॉल दिख गई तो वो क्या हो गया, वो प्लांट हो गया। जिसमें सेल वॉल नहीं होगी तो वो एनिमल हो गया। लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया वे नहीं था इनको क्लासीफाई करने के लिए। तो इसके बाद सपोज करो जैसे मैं हूँ, मैं आज आप पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मेरे में कमियाँ देखेंगे और वो क्या करेंगे, वो और थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो, जैसे जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन आ गया है, तो ऐसे ही हर साइंटिस्ट केस में देखा गया भाई यहाँ तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर जो है बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें कौन कौन इंक्लूड हुआ? सबसे पहले प्लांटे हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। दूसरा था एनिमेलिया और तीसरा ऐड किया प्रोटिस्टा। ठीक है। अब प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोट्स होते हैं। थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले, मतलब जो उसके बाद आया वो था 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकेल। और इन्होंने क्या करा, प्लांट को अलग कैटेगरी में रखा, एनिमल को अलग कैटेगरी में रखा, और उसके साथ साथ जो भी आपके बैक्टीरिया थे या जो बाकी के अदर थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। प्लांटे में सारे प्लांट आ गए, एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए, और प्रोटिस्टा में रख दिया इन्होंने बैक्टीरिया को, डाई एटम्स को, ठीक है, और फंगाई को, ठीक है। तो भाई अभी भी गड़बड़ थी, अभी भी इसमें ये आ रहा है कि फंगाई को एक्चुअली हम किस कैटेगरी में रखें। फंगाई तो एक बहुत बड़ा मतलब इशू बन गया था कि फंगाई ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना लिविंग है, ना नॉन लिविंग है, तो इसको हमें किस कैटेगरी में रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया, नेक्स्ट आया 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिस साइंटिस्ट ने इनको दिया उनका नाम है कोपलैंड। और इन्होंने एक और ग्रुप ऐड करा, ठीक है, कौन कौन सा? प्लांटे ऑलरेडी हैं, एनिमेलिया, उसके बाद हमारा प्रोटिस्टा, और उसके बाद ऐड किया गया मोनेरा, ठीक है। मोनेरा क्या है? मोनेरा में आपके यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या गड़बड़ हुई देखो, चलो मोनेरा में हमने रख दिए सारे बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन फंगाई जो है अभी भी एक इशू बना हुआ है कि भाई इसको रखना किस कैटेगरी में, एक्चुअल में ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो ये भी इसका एक ड्रॉबैक आ गया। उसके बाद 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है,
बाय द पर्पज ऑफ योर नीट और एग्जाम और वट एवर, बहुत सारे MCQs में पूछा गया है कि जो 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? इट इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर इन 1969। इसका जो ईयर है वो भी इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि R.H. विटेकर ने 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और ये क्यों सबसे बेस्ट है या सबसे बेहतर क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने R.H. विटेकर जी ने क्या करा? R.H. विटेकर ने प्लांटिंग एनिमेलिया, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्लस प्रोटिस्टा, मोनेरा, और जो एक सेपरेट क्लासिफिकेशन, सेपरेट कैटेगरी बनाई वो बना दी फंगाई के लिए, कि जितने भी फंगाई आएंगे वो अब एक अलग कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए फेमस था क्योंकि अब तक जो है फंगाई के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप ही नहीं मिल पा रहा था। तो फंगाई को एक सेपरेट ग्रुप में रखने के लिए R.H. विटेकर को जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और इसको क्लासीफाई करते हैं, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? जो मोनेरा था, मोनेरा के जो कोर मेंबर हैं दैट आर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया किसमें? R की बैक्टीरिया में। ठीक है, दूसरा U बैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में। ठीक है, बाकी एक और फर्दर ग्रुप बनाया गया जिसमें आपके सारे के सारे आ गए, जिसमें आपके आ गए प्लांट्स, प्लांटिंग एनिमेलिया, ठीक है, प्रोटिस्टा और फंगाई। यानी जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज है वो ऑन आवर अर्थ, उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया की एक सेपरेट कैटेगरी बना दी, R की बैक्टीरिया, U बैक्टीरिया, ठीक है, और यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद जितने भी बाकी बचे हम उनको एक सेपरेट उनकी क्लास बना दी गई, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंगाई। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा कि अर्ली क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, फिर कैसे कैसे इवोल्यूशन आते गए, कैसे कैसे साइंटिफिक बेसिस पे जो एविडेंस मिलते गए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे कैसे जो है हमने जो है क्लासिफिकेशन करा या साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करा। ठीक है, चलो कुछ पेजेस हैं मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की, यानी जो प्लांट किंगडम था उनको और फर्दर कैसे कैसे क्लासिफाई करा गया। ठीक है, तो ये तुम देख पा रहे होगा इस डायग्राम में, सबसे पहले जो प्लांट किंगडम था उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कराया। सबसे पहले वो था क्राइपोगैमी और दूसरा था फेनेरोगैमी। ठीक है, क्रिप्रोगैमी में क्या था, जो नॉन फ्लावरिंग या नॉन बियरिंग सीड होता है, मतलब ऐसे प्लांट जिनके ऊपर ना तो फ्लावर हो ना ही सीड हो। ठीक है, दूसरे आए फेनेरोरामी, यानी प्लांट को फिर दूसरी जो कैटेगरी रखी वो जिसमें उस प्लांट के पास फ्लावर भी हो और उसके पास सीड भी हो। ठीक है, दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्रिप्रोगैमी और फेनेरोगैमी। उसके बाद क्रिप्रोगैमी को दोबारा फर्दर डिवाइडेड करा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जैसे कि हम तो जानते हैं सबसे पहले जो प्लांट्स थे, प्लांट्स में सबसे पहले कौन आते हैं, एल्गे, एल्गे के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, क्लियर। उसके बाद आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यानी ये जो प्लांट्स थे थैलोफाइटा,
एल्गे का एक पार्ट होता है, दूसरा ब्रायोफाइट्स है और तीसरा टेरिडोफाइट। यानी ये सबसे पहले प्रिमिटिव प्लांट थे जिसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, बॉडी में वेल डिफरेंशिएटेड ना तो रूट बनते हैं, ना लीफ बनती हैं, ना ही उसका एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो वो होती है एक थैलस बॉडी जो हमारे सबसे पहले एल्गे का पार्ट होता है। दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट्स और थोड़े इवोल्यूशन के हैं, आफ्टर एल्गे वो आते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जो हमारे जाइलम फ्लोएम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या हो, रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रूट लाइक का मतलब प्रॉपर रूट नहीं बनती है, रूट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनने लगता है, लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनने जाता है, ठीक है, या फिर स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट जो है और थोड़े इवोल्व हुए, इवोल्यूशन के बाद इसमें क्या हो, जो जाइलम फ्लोएम थे वो बनने शुरू हो गए। उसके बाद इसमें जो प्लांट बॉडी थी, जो शूट था या फिर जो रूट सिस्टम था वो अच्छे से वेल डेवलप होने लगा, यानी इसमें प्रॉपर तरीके से रूट भी बन गए, शूट भी बन गए और इसमें स्टेम, लीव्स सारे पार्ट्स बने। उसके बाद बात करते हैं फेनेरोगेम की। ऐसे प्लांट जिन पे सीड भी पाए जाते हैं और फ्लावर भी पाए जाते हैं। उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसपे सीड पे कोई कोटिंग या लेयर नहीं होती है, नेक्ड सीड होते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, रिप्रोडक्टिव प्लांट होते हैं और इनमें सीड जो है वो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट किंगडम का कि प्लांट को एक्चुअली कैसे क्लासिफाई करा गया था, ठीक है भाई। अब प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे कि हम किन किन बेसिस पे उनको कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट, दे आर नॉन मोटाइल। हमें भी पता है कि भाई प्लांट जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, लोकोमोट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा, दे मेक देयर ओन फूड एंड हेल्थ और कॉल्ड ऑटोट्रोफ। जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में या बहुत सारे से न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हेल्प से सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं। क्लियर। दूसरा, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेक्सुअली। हमने पढ़ा था जो प्लांट होता है, प्लांट में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। सेक्सुअली होगा तो मेल फीमेल गैमेट रहेंगे, एसेक्सुअली होगा तो उसमें बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनकी जो आउटर सेल वॉल होती है उसमें एक लार्ज वॉक्यूल होता है। जैसे कि अगर आपने कभी ध्यान से देखा भी होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। जो प्लांट सेल्स में एक बड़ा सा वॉक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब सेल्यूलर बेसिस पे उसको डिफाइन करेगा, सेल वॉल के बेसिस पे उसको देखा गया। उसके बाद बात करते हैं, प्लांट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लास्टिसिड्स। यानी जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन पिगमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग, ये पिगमेंट क्या है जो है ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे एनकोरेज, तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, जो कि उसके लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वॉक्यूल्स होते हैं, जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज जो और पार्ट्स होते हैं वो क्या काम करने में हेल्प करेंगे, एनकोरेज, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखे गए जो हमें प्लांट को और बेहतर समझने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि प्लांट किंगडम के क्या क्या फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हैं या जिनके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ये आपके वैसे बहुत सारे, ये थोड़ा सा आपके चैप्टर में बाद में है, लेकिन मैंने शुरू से इसको इसलिए किया है ताकि अभी तक हम प्लांट पढ़ रहे थे तो प्लांट से आपको थोड़ा सा यहीं से कॉरिलेट करके, प्लांट एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा प्लांट किंगडम और इसमें आपको अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। थोड़ा हेक्टिक इसको लेटर करते हैं, ग्रेजुअली चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लांट के बारे में समझ में आ गया होगा। प्लांट में सबसे पहले क्रिप्रोगैमस,
फेनेरोगैमस, उसके बाद फर्दर डिवाइडेड थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और उसके बाद जिम्नास्पर्म और एंजियोस्पर्म। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।